हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके केमिस्ट्री का पेपर जो आपका 2024-25 में हुआ था। सबसे पहले देखिए बेटा, आपके पास में यहाँ पर टोटल 19 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? 19 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को 1 to 8 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो आपके MCQs टाइप के होने वाले हैं। कौन से? MCQs टाइप के होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं 24-25 में। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास जो आपको पूछा गया है। तो देखिए बेटा, ये आपका आ रखा है फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखो तो आपको 7 बेसिक यूनिट सिस्टम की बात कर रखी है। 7 बेसिक यूनिट सिस्टम की बात कर रखी है आप लोगों को, जिसमें से आपको पूछा गया है किलोग्राम जो है उसकी बात हो रही है। और ये किसकी ऐसा यूनिट है? मास की ऐसा यूनिट है। किसकी ऐसा यूनिट है? मास की ऐसा यूनिट जो होती है आपकी, वो होती है किलोग्राम। राइट, द्रव्यमान की ऐसा इकाई जो होती है उसको क्या बोला गया है? किलोग्राम बोला गया है। राइट। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और ये बात कर रहा है आपको कि एटॉमिक नंबर जो 24 है, Z जो 24 है वो किसके लिए आता है? तो यहाँ पर देखिए, आपको याद होना चाहिए, स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक के जितने भी एलिमेंट्स है 21 से 30 के बीच में आते हैं। और उसमें अगर आप बात करें तो आप लोगों का 24 पर जो आपका आता है वो आता है क्रोमियम। राइट। तो क्रोमियम आपको ध्यान में रखना है, स्कैंडियम से लगाकर, टाइटेनियम, वेनेडियम से लगाकर क्रोमियम आपका 24 मार्क पे आ जाएगा। राइट। थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको कहता है प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो ये आपको बहुत कॉमन सी पता होगा, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी होती है वो किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने, है ना। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से आपका आ रखा है ये। थर्ड पीरियड में कितने टोटल एलिमेंट्स की बात करिए। तो देखो, थोड़ा सा आप पीरियडिक टेबल में आपको आइडिया रखना पड़ेगा हल्का फुल्का। तो आपको जो थर्ड पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में देखो आपको ओनली 2 एलिमेंट्स है यहाँ पे। फर्स्ट के अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स है। सेकंड की हम बात करें, सेकंड और थर्ड की, तो देखो सेकंड और थर्ड में टोटल 8 एलिमेंट्स आते हैं। कितने आते हैं? 8 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको 8 एलिमेंट्स याद रखने पड़ेंगे कि भाई 8, और मान लो ये अगर आपको पूछ ले फोर्थ में, तो फोर्थ में आपको याद रखना है 18 एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ और फिफ्थ में। ठीक है। और आपका सिक्स्थ और सेवन्थ में हो जाएंगे आपके 32 एलिमेंट्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डेविएट फ्रॉम द ऑक्टेट रूल विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। फिफ्थ क्वेश्चन जो कह रहा है कि वो ऑक्टेट रूल से कौन डेविएट कर रहा है। राइट। तो अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा कि ऑक्टेट रूल में कौन आता है। तो ऑक्टेट रूल में आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना, देखो सबसे पहला तो है PCl3। तो PCl3 तो बिल्कुल ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 में से Cl जो है वो आपके एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है आपका यहाँ पे। राइट। तो इस तरह से फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्टेट जो है वो डेविएट नहीं हो रहा है। फॉस्फोरस का ऑक्टेट यहाँ पर डेविएट नहीं हो रहा है। ठीक है। PCl3 के बाद में बात करें H2S की, H2S में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सल्फर के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन के साथ वो इजीली बॉन्ड बना पा रहा है। तो यहाँ पर सल्फर का भी ऑक्टेट डेविएट नहीं हो रहा है। उसके बाद में बात करें NH3 की, बिल्कुल यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। सेम फॉस्फोरस का ही यहाँ पे ये सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का भी सेंट्रल एटम डेविएट नहीं कर रहा है। लेकिन अपन बात करें XeF4 की, अगर आपने एक्सेप्शंस या यूँ कह दीजिए लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें आपको पता होगा जो इनर्ट गैसेज हैं वो वैसे देखा जाए तो कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ये XeF4 जो है वो एक एक्सेप्शन हो जाता है ऑक्टेट थ्योरी का। तो ये जो है वो कंपाउंड बनाता है और ये यहाँ पर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। राइट। बात करें हम सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें आपको पूछा जा रहा है कि CO2 मॉलिक्यूल का सिमिलर शेप कौन सा है। तो देखो, CO2 जो आपका है वो आपका सिमिलर शेप जो है वो, वैसे CO2 का खुद का शेप क्या हो गया? लीनियर हो गया।
अगर आपने डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट्स को ये कैंसिल कर देते हैं। VSEPR में अगर आप बात करो तो Ab2 मॉलिक्यूल्स इसी कैटेगरी का होता है। तो इस तरह से CO2 लीनियर है, कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आप बाकी एग्जांपल्स की बात करो तो H2O को हम क्या बोलते हैं, बेंट बोलते हैं। H2 आपका हो जाता है बेंट। उसके बाद में BeF2 आपका हो जाता है लीनियर। BeF2 जो है वो यहाँ पर क्या है, लीनियर है। और उसके बाद में हम बात करें SO2 भी आपका क्या हो जाता है, बेंट रह जाता है। और CH4 आपको पता ही है टेट्राहेड्रल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BeF2, राइट। BeF2 की अगर बाद में अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो 7th क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो देखो थर्मोडायनामिक्स से ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। क्या बन जाता है ये क्वेश्चन, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। तो देखो पाथ फंक्शंस वो होते हैं जो ओनली पाथ पर डिपेंड करेंगे बाय विच द सिस्टम कोई प्रोसेस में आ रहा है, इसमें एंथैल्पी में चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो पाथ फंक्शन नहीं है। एंथैल्पी में चेंज वगैरह ये हो जाते हैं स्टेट फंक्शन, है ना। तो अपने पाथ फंक्शन में जो मेन आ जाते हैं वो आ जाते हैं वर्क एंड हीट, ठीक है। वर्क एंड हीट जो होता है वो आपका आ जाता है पाथ फंक्शन में। और स्टेट फंक्शन में आपका जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है ना, उसके बाद में आपका प्रेशर हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, है ना, उसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, स्टेट फंक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन आपको कह रहा है कि KP और KC का रिलेशन बताना है। तो देखो बेटा KP और KC के रिलेशन के लिए आपके पास में एक फार्मूला है और वो ये हो जाता है KP इज इक्वल टू KC RT और पावर में आ जाता है √n, ठीक है। अब देखो रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन अगर आपको नहीं दिख रही है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। H2 गैस प्लस I2 दैट इज गैस एंड ये रिएक्शन करके बना रहा है 2HI, वो भी क्या है, गैस। अब अगर आप देखो तो डेल्टा एन क्या होता है। तो डेल्टा एन जो होता है वो होता है प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 है और रिएक्टेंट के नंबर भी कितने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 1, तो टोटल 2 हो गए। तो 2 - 2 हो जाएगा 0। तो डेल्टा एन की वैल्यू को अगर हम 0 पुट करें तो आर टी का पावर 0 हो जाएगा और आर टी का पावर 0 हो जाएगा 1। देन इट इज़ KP इज इक्वल टू KC विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो 8th का राइट हो जाएगा। नाउ मूव टू द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 आपका आ जाता है SF6 में कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो आपके कोर्स में टोटल हाइब्रिडाइजेशन में एक तो SP3, एक आ जाता है SP2, एक आ जाता है SP, एक आ जाता है SP3D और एक आ जाता है आपका SP3D2, राइट। अब आपके पास में कौन से एग्जाम्पल्स है जो आपको 11th के अकॉर्डिंग याद रखने, बाकी तो इनकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। SP3 में आपके आ जाता है एक तो सबसे पहला एग्जाम्पल मीथेन CH4, उसके बाद में आपके आ जाता है यहाँ पे C2H6 इथेन जिसको आप बोलते हो, उसके बाद में आ जाता है NH3 और उसके बाद में आपके आ जाता है H2O। ये 4 एग्जाम्पल आपके NCERT की बुक में दे रखे हैं, ये आपको अच्छे से करने होते हैं। SP2 की बात करें तो SP2 में आपका एक तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है BF3। समटाइम BF3 की जगह वो BCl3 दे सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है बस F और Cl का फ़र्क है। सेंट्रल एटम यहाँ पे SP2 हाइब्रिडाइज्ड है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा C2H4 दैट इज़ ईथीन, ठीक है। SP की बात करें तो SP में आपके जो एग्जाम्पल है जस्ट लाइक दैट BeF2 आ जाए या BeCl2 आ जाए, दोनों एक ही चीज़ हो जाएगी आपके। और दूसरा आपका आ जाता है C2H2, ठीक है। SP3D में आपके जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो आपका हो जाएगा PCl5, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा SF6 SP3D2 का, है ना। अगर मैं इनकी ज्योमेट्रीज की बात करूं थोड़ा सा आपको मैं और समझा देता हूं। तो देखो ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं। जैसे CH4 जो है, CH4 में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सिंस यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो ये हो जाता है टेट्रा
हेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल लगभग माना जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप देख लेना, 109 आए तो भी राइट है, 109 डिग्री 28 मिनट आए तब भी राइट है। फिर आ जाता है आपका C2H6, इसमें सेम है sp3 टेट्राहेड्रल और ऑलमोस्ट 109 डिग्री 28 मिनट ही रहता है। अब आता है आपका NH3, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बट इसका शेप हो जाएगा पायरामिडल, राइट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास में क्या है, 1 लोन पेयर है। उसके बाद में इसका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 107 डिग्री रह जाता है। बात करें H2O की, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है लेकिन इसका शेप माना जाता है बेंट, 2 लोन पेयर इसके पास रहते हैं और इसका ऑलमोस्ट 104 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल बताया जाता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। PCl5 की बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया sp3d ट्राइगोनल, इसको बोल देते हैं बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। इसके अंदर जो है 2 तरह के बॉन्ड एंगल्स है, 90 डिग्री, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं उनके लिए जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो है 90 डिग्री और 120 डिग्री पे आ जाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट। और लास्ट है SF6 sp3d2 और इसके लिए हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल और यहाँ पर सारे बॉन्ड एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स में है, क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 और आपको इसमें पूछा ये कौन सा ऑर्बिटल है। देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी पड़ेगी। n की वैल्यू अगर 1 है तो उसके लिए हम k बोलते थे, n की वैल्यू 2 के लिए l, n की वैल्यू 3 के लिए m और n की वैल्यू 4 होती है तो n। जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये जो चीज़ें हैं वो मेंशन नहीं होती है, वहाँ सिर्फ नंबर ही मेंशन होता है, तो आपको 4 तो लिखना ही पड़ेगा। l के लिए थोड़ा याद रखना, l की वैल्यू अगर 0 है तो वो s ऑर्बिटल है, l की वैल्यू अगर 1 है तो वो p की बात कर रहा है, l की वैल्यू अगर 2 है तो वो d की बात कर रहा है, l की वैल्यू अगर 3 है तो वो f की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है 4D। तो 4D जो आपका ऑप्शन में है, चलो ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, 4D। उसके बाद में थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज, तो आइसोटॉप्स बोलते हैं। एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, क्या बोलते हैं इनको, आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स के अलावा और क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स में क्या होता है, आपका मास नंबर सेम होता है या मास जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से आइसोटोन्स होते हैं। इनमें हालांकि ये तुम्हारे CBSE में नहीं है, NCERT में न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये थोड़ा आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसके लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, ठीक है ना, ध्यान रखना। देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पे। डेल्टा क्यू 0 का मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक इसी तरह से कुछ और टर्म्स होती है आपके पास, जैसे एक होती है आपका एडियाबैटिक के अलावा आइसोथर्मल। कौन सी होती है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है, मतलब टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। आइसोथर्मल के बाद में आता है आइसोकोरिक, इसके अंदर जो आपका वॉल्यूम चेंज है वो 0 है और V जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसी तरह से एक आता है आइसोबारिक, इसमें आपका डेल्टा P जो 0 हो जाता है और P क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ये छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है
वेरी शॉर्ट आंसर में सबसे फर्स्ट है आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने टोटल मोल्स होंगे। तो देखो मोल्स निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है, वो आपको याद रखना है मोल निकालने के लिए। यहाँ आपको देना है मास इन ग्राम, ठीक है, ये गैस नहीं है, ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स दोनों निकाल सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। यहाँ आपको लिखना होता है 22.4, यहाँ आपका आ जाता है एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप अप टू डाउन जाते हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और अगर आप डाउन टू अप जाओगे तो आपको करना है डिवाइड। ट्रिक कैसे करनी है यूज़, आपको इनमें से कुछ भी दे रखा होगा, आपको उन सब में से जो क्वेश्चन में गिवन है वो चेक करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 16 ग्राम, तो आपको मास गिवन है, राइट। तो 16 ग्राम मास से क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, बड़े आराम से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, देखो आपको जो मास दे रखा है 16 ग्राम, किसका दे रखा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का दे रखा है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन का मास भी कितना हो जाएगा आपका, तो ऑक्सीजन का O का मास होता है 16, तो O2 का मास कितना हो जाएगा 32, तो आपको नीचे लिखना है 32, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.5 मोल्स, ठीक है। ये आपको तरीका ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो भैया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपका क्या ही रहने वाला है, फ्लोरीन रहने वाला है, सबसे मोस्ट है। कोई पूछे फ्लोरीन के बाद में, तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद में क्लोरीन और नाइट्रोजन को ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होती है ना। यही आप अप टू डाउन आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन, मोलारिटी को डिफाइन करना होता है। मोलारिटी क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उसकी मोलैरिटी होती है, इसका कैपिटल M इसका सिंबल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ऊपर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। अगर कोई पूछे इसकी यूनिट, तो भैया यूनिट हो जाएगी इसकी मोल्स पर लीटर, और इसको नॉर्मली हम कैपिटल M लगा कर भी दिखाते हैं, है ना। फिर इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका हो जाता है, तो इसका एक मैं फाइनल फार्मूला लिख देता हूँ, W/MW, और अगर आपको वॉल्यूम ml में दे दे अगर हो तो फिर 1000 लगाना पड़ेगा, अगर ml में नहीं है लीटर में सीधा तो 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा तुम्हारे मोलैरिटी की डेफिनेशन, मोलरता जिसको आप बोलते हो। फोर्थ आपका हो जाएगा आपको 39 के 19 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं, राइट। अब देखो जो नीचे की तरफ लिखे जाता है वो हमेशा होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट ऑलवेज हमेशा सेम ही होते हैं, तो ये हो जाएगा 19। अब देखो न्यूट्रॉन का क्या सीन है, तो ऊपर जो होता है वो होता है A, दैट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब अगर आपके पास में मास है, न्यूट्रॉन नहीं है, और प्रोटॉन आपको पता चल चुका है 19, तो आपके पास में न्यूट्रॉन निकालना बहुत इजी हो जाएगा। 39 माइनस 19, ये आपका हो जाएगा 20। तो 20 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, अगर आपके पास में फॉर न्यूट्रल एटम, अगर कोई एटम आपका कैसा है, न्यूट्रल है, तब तो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही सेम है। इसका मतलब अब आपके पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अभी देखो हमारे पास में पोटेशियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी क्या रह जाएगा 19। लेकिन अगर ये होता K+, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन की इक्वल नहीं होता, क्योंकि
इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो निकलने का मतलब हो गया आपको 19 में से एक कम करना पड़ेगा, 18 विल बी द इलेक्ट्रॉन अगर के ऊपर क्या आता प्लस। तो अभी के लिए अगर बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है एथीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं। तो देखो भाई, बड़ा सिंपल सा फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी कभी सिंगल बॉन्ड की बारी आए, सिंगल बॉन्ड की बात करें तो उसमें हमेशा 1 सिग्मा होता है। 1 डबल बॉन्ड की बात करें तो उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ये बेसिक फंडा आपको याद रखना है, तो 1 सिग्मा और 2 पाई है। अब अगर आपको एथीन का फॉर्मूला नहीं पता, जो कि क्या होता है, ये C2H4, तो देखिए बच्चे भूल जाते हैं, बीच का डबल बॉन्ड याद रख जाते हैं, बाकी हाइड्रोजन्स को वो भूल जाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड्स होने की वजह से 4 सिग्मा हाइड्रोजन के हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच का है। तो टोटल सिग्मा हो गए 5 और पाई कितना हो गया 1। ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका एथीन वाला क्वेश्चन कंप्लीट। फिर उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बात कर रहा है हीट कैपेसिटी। तो इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी थोड़ी देख के जाएंगे आप। हीट कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, Q अपॉन डेल्टा टी इसकी यूनिट होती है। और यहाँ पर इसकी जो अगर एसआई यूनिट, हालांकि इसने पूछा नहीं है एसआई, लेकिन फिर भी एसआई यूनिट की बात करें तो जूल और पर केल्विन इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। उसके बाद में हम सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें, स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी जो होती है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी प्योर कोई भी सब्सटेंस है या एलिमेंट है, उसकी जो एंथैल्पी है वो ज़ीरो होती है ना। जो एच है, डेल्टा एच है, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये आपको लर्न रखना है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में या गैसीय स्टेट में, किसी भी स्टेट में। अगर बात करें एट्थ क्वेश्चन की, तो एट्थ क्वेश्चन कह रहा है कि NaCN का एक्वस सोल्यूशन, NaCN का जो एक्वस सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा है। देखो बड़ा सिंपल सा है, ये एक बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। NaCN को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है NaOH प्लस HCN। देखो Na टूटता है, खुद को तोड़ता है Na प्लस और Cn माइनस में, H2O तोड़ता है H प्लस और OH माइनस में। तो इन दोनों की रिएक्शन और इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है। ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है एक तरह का वीक एसिड। तो इसका उतना इफेक्ट नहीं रहेगा सोल्यूशन में, इसका इफेक्ट रहेगा। तो सोल्यूशन की बात करें तो वो सोल्यूशन जो है आपका वो हो जाएगा बेसिक। सोल्यूशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें अगर, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको 500 ml सोल्यूशन बनाया है उससे, और मोलैरिटी। अभी देखो हम जस्ट पीछे मोलैरिटी की डेफिनेशन देख के आए, ये रही मोलैरिटी की डेफिनेशन, है ना, और यही यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, तो जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, और वैसे भी देखो 1.5 मार्क का न्यूमेरिकल है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है गिवन, है ना। गिवन क्या है, दिया हुआ जिसको आप बोलते हो। तो डब्ल्यू इज़ द मास गिवन, वो है 4 ग्राम। किसकी बात हो रही है, NaOH की। तो आपके पास MW भी होगा, तो MW यहाँ पे क्या हो जाएगा, MW हो जाएगा 40 ग्राम। क्या हो जाएगा, 40 ग्राम यूनिट्स इसकी हो जाएगी पर मोल। और देन आपको वॉल्यूम दे रखा है वो भी ml में, तो आप यहाँ पे बात करेंगे 500 ml। तो आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। ये तो देखो भैया आपका 1 and 4 मार्क यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा आप करके आते हो तो आपका आंसर थोड़ा सा राइट होने के चांस बढ़ गए। अब आपको क्या पता है कि वी नो M इज इक्वल टू W अपॉन MW, और अगर वॉल्यूम आपका सेंस ml में है तो आपको 1000 लगाना पड़ेगा। W हमको दे रखा है 4 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा 14 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1000, एंड सिंस हमने 1000 लगा दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 500 ml। ml था तो वो लीटर में हो गया। तो अब देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, राइट। 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, एक यहाँ से कट जाएगा,
तो ये आपका हो जाएगा 1/5। और अगर 1/5 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 0.2, राइट। ये आपका हो जाएगा 0.2, ओके। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो मोल ऊपर चला जाएगा, तो मोल और लीटर इनवर्स, जो कि मैंने बताया भी था। यूनिट्स वगैरह आपको सारी लिखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो देखो थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, वही अगर दो एलिमेंट है सी और ओ, और अगर उन दोनों ने मिलकर दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाए हैं CO एंड CO2, ठीक है, और उसमें से एक का, मान लो सी का, हमने मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और फिक्स है यहाँ पे, तो दोनों मॉलिक्यूल्स में O का मास, तो इसका 16 और इसका 32, ये दोनों एक दूसरे के सिंपल रेशियो में होंगे। when two elements combine with each other to form two or more molecules, and if mass of one element remains constant or same, then the mass of another atoms will be in the simple ratio। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, एग्जाम्पल जरूर लिखना है, बिना एग्जाम्पल के ये राइट कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद में बात करें तो इन्होंने हमको रेडियस पूछी है, और आपके पास में कौन कौन है, EL3+ है, F- है, O2- है, Na+ है, Mg2+ है, और N3- है। देखो आप जानते होंगे कि ये सारे के सारे आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख रहे होंगे, जिनके पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें 10 10 10 10 10 और 10 है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ चार्जेस को देखना है, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसकी साइज़ ज़्यादा। तो बेसिकली N3- की साइज़ सबसे ज़्यादा, O2- से, देन F- से। अब देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, है ना, वो कंपेरेटिवली बड़ी साइज का होगा, Mg2+ और Al3+। ये इसकी एग्जैक्ट ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो ये हो गया आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये बोलता है कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, वाई। तो इसका रीज़न क्या है, तो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो देखो इसका बिल्कुल सिंपल सा रीज़न, वैसे तो इसको MOT के हिसाब से देना पड़ता है ना, पर मेरे ख्याल से 1.5 का है, तो इतना बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो कि भाई H2 का जब आप क्या बनाते हो, MO डायग्राम बनाते हो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहा हूँ, है ना। वैसे ये इसमें 1.5 मार्क के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप हाइड्रोजन का देखेंगे तो 1s1 1s1 दोनों में आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका ये, और ये होता है आपका σ1s, ये होता है आपका σ*1s। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, आपको यहाँ पे सीधा ही बॉन्ड ऑर्डर लिखना चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2-0/2। कैसे, जो आपके बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2/2 हो गया 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का अगर इसी टाइप का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ, तो हीलियम में आपको बॉन्ड ऑर्डर 0 मिलेगा। क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, क्योंकि हीलियम का होता है 1s2, और यहाँ पे भी क्या है 1s2। तो यहाँ पर दोनों में 2-2 आने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 2-2/2, और ये 0 हो जाएगा, और क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। बात करें एट्थ क्वेश्चन की, तो एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपकी एल्कली मेटल्स हैं वो डाई पॉजिटिव आयन नहीं बनाते। एल्कली मेटल्स जो हैं वो डाई पॉजिटिव आयन नहीं बनाते, ऐसा क्यों। देखो सीधी सी बात है, एल्कली मेटल में तुम्हारे आ गया सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम वगैरह। अगर इनके सबके आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, मैंने सोडियम का बनाया है, ठीक है। बेसिकली हम जो बोलते हैं NS1। इनके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 को लूज़ करने के बाद अगर मैं सोडियम की बात करूं तो ये बनाएगा Na+, और जहाँ पे इसका हो जाएगा 1s2 2s2
2p6 मतलब इन्होंने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया, जो कि हाईली क्या होता है, स्टेबल। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हाईली स्टेबल हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इवन यू कैन से दैट कि इनकी जो सेकंड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, वो जो हो जाती है वो वेरी हाई होती है। तो वेरी हाई होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये कभी भी डाईवैलेंट टाइप का कैटायन नहीं बनाता है ना। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में 9th क्वेश्चन कहता है कि सिग्मा जो होता है बॉन्ड वो पाई बॉन्ड की कंपेरेटिवली है ना मोर स्ट्रांग है, मोर स्ट्रांग है किसकी तुलना में, देन पाई बॉन्ड। अब इसका रीज़न क्या है, इसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगर आपका ये वर्ड नहीं आता है तो थोड़ा सा आंसर कम इफेक्टिव माना जाएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब देखो क्या है ना कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से। और आपको पता होना चाहिए एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई होती है, हाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है। जबकि जो आपका पाई बॉन्ड बनता है वो बनता है पार्शियल, या आपने इसी को नाम सुना होगा लेटरल, साइड वाइज कुछ भी बोल दो, ओवरलैपिंग से। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होगी उसमें थोड़ी सी लो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग रहती है, और इस वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब होता है कितना एरिया एक दूसरे के साथ में मर्ज हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है, तो वो आपका ओवरलैपिंग हो जाता है। बात करें 10th क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है कि कोई सिस्टम है वो 701 हीट को एब्जॉर्ब करता है और वही सिस्टम 394 का वर्क भी करता है, तो बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा। यहाँ आपका आएगा FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो डेल्टा यू निकालनी है, बहुत ईजी काम है, लेकिन आपको क्यू तो ठीक है, लेकिन डब्ल्यू जो है वो अगर आप देखो तो सिस्टम वर्क कर रहा है, और सिस्टम वर्क कर रहा है इसलिए मतलब आपका डब्ल्यू हो जाएगा माइनस। ये आपकी थोड़ा सा क्वेश्चन में एक कैच है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो 701 जूल में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप वर्क की बात करो तो वर्क है -394। ये लिखा हुआ नहीं होता, ये आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे में आपका डेल्टा यू जो हो जाएगा वो 701 -394 हो जाएगा, जो कि आपका ऑलमोस्ट रह जाएगा 307 जूल के आसपास। दिस इज द आंसर। 11th है कि एक है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक हो जाएगा एक्सोथर्मिक। देखो आता सबको है, लेकिन थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख लेना। क्या लिखोगे, एंडोथर्मिक जिसमें क्या होता है हीट एब्जॉर्ब होती है, तो दोज केमिकल रिएक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। मेन चीज़ जो यहाँ पे भूलना नहीं है वो है डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स से इसको रिलेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत इसको लिखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज लिख के आए तो फिर आपका ये 10th लेवल का आंसर माना जाएगा, जो कि एग्जैक्टली राइट नहीं होगा। हीट रिलीज्ड बोला जाएगा और डेल्टा एच की वैल्यू इसकी हो जाती है नेगेटिव, है ना। आप इसको डेल्टा आर एच बोल सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से इसको रिलेट कर रहे हो, वही एक ही बात है। उसके बाद में आपको केपी और केसी में रिलेशन है। अब ये थोड़ा सा आपका ज़्यादा आगे हो जाएगा, तो केपी केसी के रिलेशंस वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। और केपी केसी के साथ साथ ये डेरिवेशन है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। बाकी कोई इशू नहीं है आपको। और मैं से वैसे रिलेशन मैंने आपको बता दिया है कि केपी केसी का रिलेशन क्या होता है ना, RT del n। अब ये मैं यहाँ पे डिराइव करके बता नहीं सकता, ये आपकी बुक में दे रखा है ना, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। केपी केसी के साथ साथ आप है ना CP/CV/n का रिलेशन भी याद रखना, है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार, तो ये भी आने लायक क्वेश्चन है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में आता है बफर सोल्यूशन। अब देखो ये इक्विलिब्रियम से आ रहा है। बफर सोल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिनमें पीएच चेंज नहीं होता है, इवन यू कैन ऐड एसिड और बेस। तो दो सॉल्यूशन देयर इज नो चेंज इन पीएच, नो चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ
स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। एसिड बेस डालने पर भी इनके अंदर कोई भी तरह का चेंज नहीं आता है। और वापस ने पूछा है इसका एग्जाम्पल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2 टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है। टाइप में आपका एसिडिक बफर भी होता है, बेसिक बफर भी होते हैं और न्यूट्रल बफर भी होते हैं। भी कुछ तो इनकी पीएच होगी, तो उसके अकॉर्डिंग पीएच चेंज नहीं होती, होती तो है ही। तो एसिडिक की पीएच होगी 7 से लेस, बेसिक की ज़्यादा, न्यूट्रल की 7 के अराउंड, है ना। ये आपका जो था वो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर वाले आंसर ख़त्म हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं आपके लॉन्ग आंसर। देखो अब ये सब चीज़ें थोड़ी सी लिखनी पॉसिबल नहीं होगी, तो ये आपका है हुंड्स। तो हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, है ना, ये आपके दे रखा है। अब देखो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ आपको कि भाई जैसे हुंड आया है तो पाउली भी आ सकता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ सकता है, ठीक है ना, ये भी आने लायक है। N+L रूल आ सकता है, सिंपल ऑफ पो प्रिंसिपल पूछ ले, हालांकि इन तीनों के हिसाब से ही आपका ये ऑफ पो बनता है, बट ऑफ पो प्रिंसिपल पूछ ले आपको, है ना, सिंपल कि जिसमें एनर्जी कम है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, तो ये सिर्फ इतना सा पूछ ले। उसके बाद में आपका दे रखा है हाइजेनबर्ग, तो अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ साथ वो सिर्फ यही पूछ ले, इसका मैथमेटिकल जो है वो आपका जो इक्वेशन बनता है वो बता दो, तो मैं ये बता देता हूँ। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन H/4 पाई, और पी को वापस एम वी वगैरह रखोगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा एम डेल्टा वी, एम जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन H/4 पाई एम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनता है, तो ये भी देख लेना आप। फिर आपका क्वेश्चन 15 का जो है वो ये कह रहा है कि बोरोन से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज़्यादा होती है ना। वाई इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरोन, डेल्टा आई एच की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको वैसे ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखाए हुए होंगे बुक के क्वेश्चन से। बेरिलियम का आपको क्या करना होता है, आपको एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सारा काम करना होता है। ये 2 हो गया, और बोरोन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर आपको बात करनी होती है पेनिट्रेशन इफेक्ट की, पेनिट्रेशन पावर इफेक्ट जो भी कहो। देखो क्या है ना कि बेरिलियम से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 2s से निकलेगा, और 2s जो होता है वो मोर पेनिट्रेशन पावर रखता है। मैं पी लिख देता हूँ उसको शॉर्ट में। लेकिन पी जो लास्ट वाला बोरोन का जो पी ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो उसका लेस पेनिट्रेशन पावर होगा। पेनिट्रेशन पावर से मतलब ये हो गया कि आपका बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, देखो दोनों है तो 2 में ही, मतलब n इज इक्वल टू आपका यहाँ पर जो है वो 2 ही है ये वाला। लेकिन इसमें भी वापस क्या होता है, एक s होता है और एक p होता है। अब एस न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोजर माना जाएगा, तो वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और पी वाला थोड़ा सा दूर होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। तो बोरोन में इलेक्ट्रॉन पी से निकलेगा जिसका लेस पेनिट्रेशन पावर है, इसलिए बोरोन से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी और बेरिलियम से निकालना मुश्किल, तो इसलिए डेल्टा आई एच बेरिलियम की ज़्यादा और बे की कम हो जाएगी, राइट। 15 के बाद में अगर हम बात करें तो आपका 16th क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपका आ रहा है कॉन्जुगेटेड एसिड का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कॉन्जुगेटेड एसिड की बात कर रहे हैं। देखो कॉन्जुगेट एसिड्स होते क्या है, आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा के कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हो कहीं से भी। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो दे रखे हैं उनमें सब में आपको हाइड्रोजन H+ आयन जोड़ना है। ये हालांकि इक्विलिब्रियम में आता है। तो इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड्स बनेंगे हमको उसकी बात करनी है, राइट। तो देखो NH3 का हो जाएगा NH4+, HS- का हो जाएगा H2S, इसका हो जाएगा H2SO4, और इसका हो जाएगा H3O+। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। H+ ऐड करने के बाद में क्या बनता है,
तो इन सब में क्या ऐड होगा, H+ ऐड होगा, राइट। नेक्स्ट अब थोड़े ऐसे टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में देखो, अब ये मेरे लिए पूरा बताना तो ज़रूरी पॉसिबल नहीं है, बस वही सेम चीज़ कि आप लोगों को मैं इंट्रो दे सकता हूँ इनका सबका। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो व्हेन टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, बस ये याद रखना आप, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, या कई बार इसको स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले बोल सकते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। और क्या होता है आपके, इनके शेप डिफरेंट होते हैं, शेप जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनके डिफरेंट हो जाएंगे। और ये जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो एग्जैक्ट सेम एनर्जी और सेम शेप के नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। NH3 मॉलिक्यूल में आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, बड़ा इजी है। आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, फिर 1s2 2s2 2p3, फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2p में कितने जाएंगे, 2s में 2, 2p में 3, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। फिर अगर बात करें तो नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन एटम के साथ में बॉन्ड बनाना है, 3 इनके पास लोन पेयर्स है। देखो कुछ किताबें इनको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाती है, कुछ नहीं लेके जाती है। ज़्यादा ठीक रहता है कि आप इसको ले जाएं। उसकी वजह यह है कि देखो, अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। अब अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो इसका ऐसा एग्जैक्टली कुछ आपको कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके क्या हो जाएगा, पेयर रहेंगे, यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड ही, ठीक है ना। अब कुछ इसको बताते हैं और कुछ नहीं बताते हैं, तो आप इसको चाहे इन चारों को कंबाइंड करें, चाहे आप इनको कंबाइंड करें, ये ऑप्शनल है। मैं पहले से बता देता हूँ, अलग अलग टीचर अलग अलग बुक्स के अलग अलग थ्योरम्स है। बेसिकली आपको बात ये करनी है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन में टोटल 4 में से एक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारा है ये हमारे लिए लोन पेयर का काम करेगा। तो नॉर्मली नाइट्रोजन के पास में ये तो बचता है लोन पेयर, और 3 रह जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 1 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन अपना 1s1 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है। तो आप इस तरह से इसको बनाते हो, ये सब हाइड्रोजन के आ गए, है ना, 1s ऑर्बिटल, और ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, ये लोन पेयर रहेगा, और ये 3 हो जाएंगे आपके सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये सारा आपको बताना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी मानी जाती है sp3, शेप हो जाएगा इसका पायरेमिडल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के अराउंड रह जाता है। उसके बाद में बात होती है हैश लॉ की। अब हैश लॉ क्या कहता है, तो ये कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन जो है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ C+O2 सिंगल स्टेप में हो रही है, तो इसका जो डेल्टा RH है, अगर हम इसी रिएक्शन को इस तरह से कर लें, तो पहले तो ये CO बन जाएगा, फिर CO के साथ में आपका एक और हाफ O2 आ जाने से ये CO2 बन जाएगा। अब इसके लिए आपके पास में है डेल्टा RH1 डेल्टा RH2। हैश ये बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन को सिंगल स्टेप में कर रहे हो, तो उसी रिएक्शन को वेरियस स्टेप में करने पर उन सभी वेरियस स्टेप की जो एंथैल्पीज है उनका जो सम हो जाएगा वो सिंगल स्टेप की एंथैल्पी के इक्वल हो जाएगा। ये है हैश लॉ। अगर याद रख सको तो इनकी वैल्यूज़ याद रख लेना। एक एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, एक ही एग्जाम्पल है इसका, तो वो अगर आप याद रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। फिर हम बात करें आपका, अच्छा सॉरी, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बताना भूल गया, मैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर गया, नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे हाइड्रोजन आप बॉन्ड की भी बात कर रहा है, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ में इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्ट करेगा, है ना। ये दूसरे मॉलिक्यूल के हैं और ये भी हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हैं। अब ये मॉलिक्यूल सेम टाइप का हो सकता है, बट वो होना एक सेपरेट मॉलिक्यूल चाहिए। अब ये H है, आगे इसका कोई ना कोई बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी H है ना, आगे इसका कोई ना कोई बॉन्ड होगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर भी होगा, है ना। तो ये किसी का भी हो सकता है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो
नॉर्मली आपकी डेफिनेशन दे रखी है बुक में, वैसे बतानी है। और इसके टाइप्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक मॉलिक्यूल अनदर मॉलिक्यूल, वो सेम टाइप का हो अलग अलग टाइप का हो डजेंट मैटर, के साथ बॉन्ड बनाए तो इंटरमोलिकुलर हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर क्या हो जाएगा, तो इंट्रामोलिकुलर में आपको एक एग्जांपल याद रखना है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रो और यहाँ हो जाएगा OH। और अब विद इन द सेम मॉलिक्यूल आपका बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या माना जाएगा, सेम। नाम क्या है इसका, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। बहुत कम ही एग्जाम्पल है इंट्रामोलिकुलर के, तो अपने को जो याद रखना है वो ये रखना है। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ आप जानते ही हो, FLOT, है ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी है आपका। और इसकी जो आपका इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी। तो ये आपको वो सीधा बुक से देख के लिखना है। इसके अलावा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपकी बुक में दे रखा है, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपकी बुक में दे रखा है। तो ये थोड़ा सा अगर आप चाहें तो लैंग्वेज ही है, ज़्यादा नहीं है। आपके 11th में ओनली यही है आपका फर्स्ट लॉ, बाकी ये सब आपके हायर जो है वो क्लासेस में डिटेल में आते हैं, तो अभी आपको दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। उसके बाद में सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, यूनिवर्स का वो पार्ट है जो थर्मोडायनेमिक चेंज, या जो जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडर स्टडी कह सकते हो आप। तो ये तो हो गई सराउंडिंग, दोनों को मिलाकर होता है यूनिवर्स, है ना। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बनाता है, यूनिवर्स बनाता है, राइट। और आपका सिस्टम होता है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। ये है सराउंडिंग, ये हो गया सिस्टम। अब इसके वापस कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओपन जो हीट का मतलब एनर्जी का और मैटर का दोनों का एक्सचेंज कर सके। क्लोज्ड क्या हो गया, सॉरी ओपन वाले में मुझे थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका दूसरा हो जाएगा जो हीट का तो एक्सचेंज करे या एनर्जी का एक्सचेंज करे, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं कर पाए। आइसोलेटेड जिसको आप इंसुलेटेड कह सकते हो, ये हीट का भी एक्सचेंज नहीं करेगा और ये मैटर का भी एक्सचेंज नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये इंसुलेटेड है या आइसोलेटेड है। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पता रखनी है। फिर आपके आ जाता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसमें भी आपको वही कंबशन, 1 मोल सब्सटेंस को कंबस करने के लिए जो हीट में चेंज आता है वो क्या कहलाता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाता है। डेफिनेशन पूछी थी ओनली। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 19th क्वेश्चन, कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, बेसिकली ये लेसर टेलर प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और क्या कहता है ये, तो देखो अगर आप एक ऐसा सोल्यूशन लेते हो जिसमें आपके पास में वीक एसिड या वीक बेस है, वीक एसिड और वीक बेस है, और अगर आप उसमें ऐड भी कोई ऐसा ही सब्सटेंस कर रहे हो जिसके पास में सेम कॉमन आयन है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास CH3CONA था और उसमें आप ऐड कर रहे हो CH3COH को, है ना, तो यहाँ पर दोनों के पास में क्या है, CH3CO माइनस आयन कॉमन है। तो ये कह रहा है कॉमन आयन इफेक्ट कि अगर आप ऐसा करते हो तो जिस सब्सटेंस को आप डिसॉल्व कर रहे हो, जिसकी सोल्युबिलिटी आप चेक कर रहे हो, वो उस कॉमन आयन की वजह से उसकी सोल्युबिलिटी जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनता है, स्टेटमेंट ये बनता है, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट एडिशन ऑफ एन आयन दैट इज कॉमन टू अ वीक एसिड और अ वीक बेस, राइट, डिक्रीजेज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब सोल्युबिलिटी से है ना, ऑफ दैट वीक एसिड और वीक बेस। तो अगर आप वीक एसिड और वीक बेस में ऐसा ही कोई आयन मिलाते हो जिसमें से कोई एक उसका कॉमन है, तो ऐसे में वो जो अंदर आप जिसकी बात कर रहे हो उसकी सोल्युबिलिटी उस एडिशन की वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कह रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में न्यूमेरिकल है, एक बेरियम सल्फेट की सोल्युबिलिटी आपको दे रखी है और ऐसे में आप लोगों को वहाँ पर KSP निकालना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो इस रिएक्शन के लिए आपके पास में इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है और ये आपको खुद से करनी होती है।
इक्वेशन बहुत सिंपल है। बेरियम सल्फेट को जब आप एक्वस सोल्यूशन के साथ डिसॉल्व कर रहे हो तो आपके पास में Ba2+ और SO4 2- आयन बनेंगे, राइट। अब समझने वाली बात यह है कि सिंस यहाँ पर भी हमारे पास 1 मोल बने हैं और बेरियम सल्फेट भी कितना था, 1 मोल था, तो बेरियम सल्फेट की सोल्यूबिलिटी एग्जैक्टली हमारे बेरियम और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन के ही तो इक्वल होगी। जितना मैं बेरियम सल्फेट लूँगा उतना ही मेरे पास क्या आएंगे, उतनी ही आयन्स आएंगे, इनकी कंसंट्रेशन आएगी। तो ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। देन KSP निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट ही तो है ये। तो अगर आप 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ को अगेन 1.1 से ही वापस डिवाइड करेंगे, पूरे इस वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लीजिए, लैस-एटेलियर प्रिंसिपल आ गया आपका। लैस-एटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, तो बट वही वापस जो कॉमन आयन इफेक्ट का मेन जो आपका था वो यही था कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और वो कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है, और आप उसमें क्या चेंज कर देते हो, या तो आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे, टेम्परेचर चेंज कर दोगे, या प्रेशर चेंज कर दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम खुद को अगेन वापस से स्टैब्लिश करने के लिए उस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, उस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव हो जाएगी, जिससे कि जो आपने इफेक्ट लगाया है वो कम हो जाए, मिनिमल हो जाए। तो इसका स्टेटमेंट ये बनता है, इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम सब्जेक्टेड टू चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, then the system will shift in a way that counteracts the change and re-establish equilibrium। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा एंड में जाके आपको कैलकुलेशन एक्टिव हो जाती है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इक्विलिब्रियम और थर्मो से, तो यू हैव टू डू इट। अब देखिए, रिएक्शन आपको दे रखी है, और वैसे नॉर्मली बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसको हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं बच्चों, याद रखना। कई बार अगर आपको सीधा ही बोल दिया कि हैबर प्रोसेस के लिए बात कर रहा हूँ, तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। अब बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, Kc की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर Kp की वैल्यू पूछिए, R आपको नहीं दिया हुआ है। समटाइम आई सेड दैट कि आपको कई वैल्यूज़ नहीं देते हैं तो आपको याद होनी चाहिए, दे देते हैं अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो कुछ कॉमन वैल्यूज़ आप याद रखेंगे। तो अगर बात करें Kp की, तो Kp और Kc का रिलेशन ये हमने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था। Kc आपको दे रखा है, डेल्टा Ng याद रखेंगे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को घटाना है, बट रिमेंबर दैट कि वो सारे के सारे गैसियस होने चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे H2 की जगह कोई सॉलिड या कोई लिक्विड होता तो मैं इसके मोल्स को काउंट नहीं करता, है ना। तो अभी क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट के मोल 2 है, रिएक्टेंट के मोल 3 एंड 1 4 है, तो 2 - 4 ये हो जाएगा आपका -2, और आपको -2 ही लिखना है। टेम्परेचर की बात करें तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, राइट। नाउ द फॉर्मूला इज Kp इज इक्वल टू Kc, वैल्यू रख दी हमने विथ यूनिट, यूनिट जरूर रखें, नहीं तो चीज़ें आगे जाके गड़बड़ हो जाती है, आपका आंसर यूनिट की वजह से भी रॉन्ग हो सकता है। देन R की वैल्यू आपको दे दी विथ यूनिट, है ना, और इसी तरह से T की वैल्यू दे दी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाएगा, -2 है, क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, अपॉन में लेके चले जाना है। तो ये जो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर जो था वो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, यहाँ जाके थोड़ा तुम्हारा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। 0.082 को 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर उसको 1 से डिवाइड करना है, दैट इज़ वेरी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। अगेन 773 को मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करना है। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली भी करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत है ना चेंज करके, तो आपका आंसर ये 1.5 आ जाएगा। मैंने एग्जैक्टली निकाल दिया है, बट आप लोग इसे राउंड ऑफ करके निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारा 24-25 वाला जो केमिस्ट्री का हाफ ईयरली का पेपर था वो कंप्लीट कर दिया है। ऑलमोस्ट मैंने सारा सोल्यूशन दे दिया है। इसमें रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो होपफुली आपको आइडिया आ गया होगा कि मंडे को हम लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना, वो आपका कैसा होने वाला है, और क्या क्या उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।